So hi everyone, I am Vaibhav Sharma, and today's session we will discuss about various of things. We have topper Nikhil Sharma in SSC JEE 2022, who secured all rank 379 in civil engineering. So we will start the journey and try to know what was the ups and downs of him and how he managed all the things in a kind of clear way. So first of all, congratulations Nikhil Sharma to reach over here milestone. थैंक यू सर। ओके सो पहला सवाल ये है, कैसा लग रहा है अभी व्हेन यू फेस्ड योर नेम इन द पीडीएफ लिस्ट, यू सर्च्ड एंड यू फाउंड यू गॉट द सीपीडब्ल्यूडी, हाउ वाज योर रिएक्शन? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी लिस्ट में फाइनल नाम आया तो सब घर में भी सब बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश हूँ सर। पहली बार प्राउड मोमेंट फील हुआ है। या इट्स एक अलग फीलिंग रहा होता है जब आप एक किसी कमीशन में अपना नाम जोड़ रहे होते हैं, स्पेशली विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो निखिल, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, अबाउट योर स्कूलिंग, अबाउट योर पेरेंटिंग। सर मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली, और मैंने इंटर भी लखनऊ से किया है और मैंने बीटेक भी लखनऊ से किया है। और उसके बाद सर मैंने 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था स्टार्टिंग में मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ। तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एसएससी जेईई के थ्रू जा सकते हैं, यूपीपीएससी, क्योंकि मतलब मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे पीडब्ल्यूडी चाहिए। तो पापा ने कहा कि आप एसएससी जेईई या यूपीपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। तो सर मैंने 2018 में फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने फिर 2018 वाला भी एसएससी दिया था, उसमें मेरा 1 पॉइंट मार्क्स से रह गया था। और उसके बाद फिर सर मैंने 2019 का दिया था, तो उसमें मेरा पेपर ही अच्छा नहीं हुआ था, तो सर उसकी वजह से प्री उसका नहीं निकला। फिर फाइनली मैंने बहुत तैयारी की, मेहनत की। यूपीपीएससी यही का भी बीच में एक बार एग्जाम दिया था और उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी। बट फाइनली 2020 का जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने सर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत ज्यादा अपना पूरा टाइम सब कुछ उस पर लगा दिया था। उसके बाद भी मेरा प्री नहीं निकला 2020 का, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मगर उसके बाद फिर ऐसा लग भी रहा था कि अब तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्री नहीं निकल रहा है किसी एग्जाम का तो फिर मेंस में कैसे पहुंचेंगे। तब उसके बाद फिर पापा ने मुझे हिम्मत दी, कहा बेटा ठीक है ये सब होता है, जिस दिन निकलना होगा उस दिन सारे एग्जाम एक साथ निकल जाएंगे, फिर ना कोई प्री पूछेगा ना ही कोई मेंस। तो फिर उसके बाद सर मैं DSSB का बीच में पेपर आया था वो दिया। एंड देन उसके बाद एसएससी का जब नोटिफिकेशन आया 2022 का, तो फिर मैंने अपनी पूरी मेहनत और पूरा फोकस एसएससी 2022 पे लगा दिया, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां उससे पहले भी करते आए थे, जैसे यूपीपीएससी की, DSSB की। तो उस समय टेक्निकल का पोर्शन काफी इम्प्रूव भी हो चुका था। तो उसके बाद मैंने 2020 की तैयारी की और प्री में अच्छे मार्क्स भी आए। उसके बाद फिर आप लोग के साथ जुड़े मेंस के लिए, काफी अच्छा सफर था, बहुत ही अच्छे मेंस की तैयारी भी हुई और फाइनली आज सीपीडब्ल्यूडी मिल गया। ओके सो निखिल, एज यू टोल्ड, आपका ये 4th अटेम्प्ट था एसएससी जेईई में। जी सर। ओके सो आप मुझे बताइए कि आप पास आउट कब के हैं, लाइक आपका बीटेक पास आउट ईयर कौन सा है? सर मेरा पास आउट ईयर 2017 है ओके और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018 में। ओके सो 2017 से लेकर 2023 टोटल 6 साल रहे जी होते सर। हैं। तो ये 6 साल में मुझे पता है कि एक ऐसे दौर से एस्पिरेंट गुजरता है जब बहुत सारा डिमोटिवेशन रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि एक टाइम में क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, लगातार पढ़ने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस तरह के काफी सारे सेटबैक्स रहे होते हैं। तो उस टाइम पर आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, लाइक कौन सी चीज थी जो आपको इंस्पायर करती थी, आपको कोई फैमिली मेंबर, कोई कोर्स या कोई इंस्पिरेशन आपकी रही हो जिसने 6 साल तक आपको इस प्रिपरेशन में कंट्रोल रखाया? सर इसका पूरा क्रेडिट तो मैं अपने पापा को ही देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी रिजल्ट आता था तो थोड़े से अप्स एंड डाउन तो हो जाता है माइंड में। कई बार ये भी आ जाता था कि अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, पर पापा ही थे जिन जो एट लास्ट ऐसा मोटिवेशन देते थे। जब भी रिजल्ट आता था तो वही बैठ के समझाते थे, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम्हारा लक नहीं तुम्हारे साथ होगा, तुम अपनी मेहनत करते रहो, जिस दिन तुम्हारी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी उस दिन तुम्हारा लक भी कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा लक भी चल जाएगा। तो यहीं से ही सर मोटिवेशन मिलता था जब भी कभी डिमोटिवेट फील करते थे। ओके सो अपने बारे में बताइए कि स्कूलिंग के अंदर आप किस तरह के स्टूडेंट थे,
आप बिलो एवरेज थे या फिर टॉपर शुरू से ही थे? नहीं सर, हाई स्कूल से पहले तो मैं बिलो एवरेज भी नहीं कह सकता और भी बेकार ही था। हाई स्कूल से पहले तक, हाई स्कूल से थोड़ा मोटिवेशन आया पढ़ाई को लेके। तो हाई स्कूल में सर मार्क्स अच्छे आए, उसके बाद फिर इंटर भी अच्छा गया। उसके बाद सर थोड़ा थोड़ा एवरेज स्टूडेंट बन रहा था, बीटेक में आया थोड़ा अबव एवरेज चला गया। हम्म, और उसके बाद सर ऐसे ही, ओके। टॉपर नहीं कह सकता मैं अपने आप को, हाँ, मगर धीरे धीरे एवरेज। एवरेज से अबव पहुंच गया था। जितने भी सारे लोग एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं जिनसे मैं शायद अपना इंटरव्यू ले पाया हूँ, जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ है, मोस्ट लोग एवरेज ही रहे होते हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि वहाँ से निकल कर आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पर पहुँचा पाए हैं जो अपने आप में एक प्रीमियर एग्जामिनेशन है। सो ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि बीटेक में आप जब एंटर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जी वहाँ पर सर। रहे होते हैं, लाइक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, इसके अलावा स्टेट का ए, स्टेट जेई, सम ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन। तो आपने एसएससी जेई को ही क्यों चुना? सर मैंने एसएससी जेई पीडब्ल्यूडी के लिए चुना था। मेरा स्टार्टिंग से फोकस था पीडब्ल्यूडी। हम्म, दैट्स व्हाई माय डैड प्रेफर मी टू जॉइन एसएससी जी और यूपीपीएससी। ओके। तो सर वहीं से ही मैंने सोच लिया था कि एसएससी जेई ही क्लियर करूंगा या यूपीपीएससी। हम्म, ओके। तो फिर आपने कभी गेट और ईएससी एग्जामिनेशन के लिए ट्राई किया? हाँ सर, जब बीटेक का लास्ट ईयर था तब ट्राई किया था, उसके बाद एक बार ट्राई किया था, उसके बाद फिर कभी गेट का एग्जाम नहीं दिया सर। ओके ओके, क्योंकि आपका पूरा जो गोल था, जो पूरा माइंडसेट था, वो पीडब्ल्यूडी को लेने के लिए था। तो उसके बाद आपने एंटायरली अपना यस फोकस सर। एसएससी जेई को रखा और यूपीपीएससी को रखा, ताकि आप पब्लिक वर्किंग यस। डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर पाए। ओके। जी सर। तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, हाउ मेनी सिबलिंग यू आर हैविंग एंड बाकी लोग क्या क्या करते हैं, एनी वन इन सर्विस, और आपको कोई अगर उनके बारे में कुछ क्रेडिट देना है, कुछ बताना है, तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इन इट। सर मेरे मम्मी पापा और मेरी एक सिस्टर है। और पापा हमारे गवर्नमेंट सर्विस में एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और मम्मी हाउस वाइफ है। और सर सिस्टर है, वो मेरे से एक साल छोटी है, वो भी टीचिंग लाइन के लिए प्रिपरेशन कर रही है। ओके। और सर रही बात मोटिवेशन की, तो सर फैमिली से तो फुल मोटिवेशन मिला हमेशा। क्योंकि मैं सर तैयारी करने भी कहीं बाहर नहीं गया, मेरे मम्मी पापा ने यही कहा बेटा यहीं पे तैयारी कर लो, क्या करना है कहीं बाहर जाके। तो मैंने सर लखनऊ में रहा भी हूँ, तो मम्मी पापा साथ रहा हूँ, तो वो लोग ने देखा भी है मुझे पढ़ते हुए भी, प्लस वो मुझे मोटिवेट भी करते थे। तो सारा मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर फैमिली। ओके। तो अबाउट ऑल द बेसिक बैकग्राउंड, अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 में, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो आपने क्या कोचिंग स्टार्ट की थी, सेल्फ स्टडी की थी, और आपने कौन कौन से मटेरियल को फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए? सर मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन की थी इंजीनियर्स एकेडमी की, जो कि अब निम्बस है ऑनलाइन में। तो हम्म, सर मैंने इंजीनियर्स एकेडमी की अपनी क्लासेस स्टार्ट की। मेरे कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इंजीनियर्स एकेडमी लखनऊ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सर वहाँ पे एक साल क्लासरूम प्रोग्राम किया। उसके बाद सर मेरी जितनी भी स्टडी सेल्फ स्टडी रही है, क्योंकि मुझे नोट्स अच्छे मिल गए थे। उसके बाद सर मैंने उसी नोट से पढ़ता रहा। ओके। तो जैसे कि एसएससी जेई रहा होता है टेक्निकल एग्जामिनेशन, इसमें जनरली 3 सेक्शन रहे होते हैं, टेक्निकल, जी। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो आप मुझे बताना जी चाहेंगे कि आपने रीजनिंग के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया? सर, रीजनिंग के लिए मैंने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पूरा लगाया था। और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते थे, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनमें से भी मैंने क्वेश्चन उठा के किए हैं। मतलब मोस्टली सेशन जो होता था वो खुद का प्रैक्टिस सेशन होता था। हम्म, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे लगभग आपको आते ही हैं, बस उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है कि कितने जल्दी आप कर सकते हैं कम टाइम में। तो बस मैं प्रैक्टिस करता था स्पीड की कर। और सर जीएस जीके का तो थोड़ा सा मुझे भी कम आता था। तो स्टार्टिंग में मुझे जीके जीएस में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर कोई भी चैप्टर अगर डायरेक्टली उठा के मैं पढ़ता था कि हाँ चलिए आज पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो सर उतना मन नहीं लग पाता था। तो स्टार्टिंग में मैंने मैंने चीजों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही स्टार्ट किया था। कि ओके। यूट्यूब पे उस समय सेशन चलते थे, जैसे 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसी के थ्रू प्रिपेयर किया 10,000 क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद सर धीरे धीरे फिर चीजों पे मन लगने लगा, फिर हाँ टॉपिक वाइज, क्योंकि सर जीके जीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं बट स्ट्रॉन्ग तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके।
और टेक्निकल के लिए आपने क्या रेफर किया था प्रैक्टिस के लिए? सर टेक्निकल के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, एसएससी के लगाया था और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था। बाकी मैंने वाईसीटी को भी लगाया था, स्टार्टिंग में मैंने गुप्ता एंड गुप्ता भी लगाई थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करता था। और अगर कोई टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं उसको फिर से पढ़ लेता था। बाकी रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस यही चलता था सर। तो आपने टेस्ट्स के लिए कौन से कोई कोचिंग या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट को फॉलो किया प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीलिम्स में मैंने टेस्ट सीरीज में केवल टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था, उसी से मैं प्रैक्टिस करता था। तो टेक्स्ट बुक में आपका क्या स्कोर चलता था इन सेक्शंस में, या फिर फुल लेंथ आप लेते थे तो आपके आउट ऑफ 200 आपके क्या स्कोर चल रहा होता था? सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम होता था, जैसे 120 128 तक जाता था। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, तो मैक्सिमम 147 तक भी गया है। ओके, तो आपने पहले से काफी इंप्रूवमेंट, काफी प्रैक्टिस कर लिया है, तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होना ही था, सो यू गेट इट एट लास्ट। जी। ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है कि प्रीलिम्स के बाद में एक सबसे बड़ा जो मेजर दौर रहा होता है वो एसएससी मेंस रहा होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जी एसएससी सर। मेंस को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का चेंजेस और डिपार्टमेंट का चेंजेस एसएससी मेंस से निकल कर आ रहा होता है। तो एसएससी मेंस के यस सर। रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और आपने कौन कौन से और कोचिंग इंस्टीट्यूट को या फिर किसी और को क्या क्या रेफर किया, और किस तरह से आपने आप एसएससी मेंस के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई, वो प्लीज थोड़ा बताइए। सर जब एसएससी जेई मेंस की बारी आई तो मुझे थोड़े दिन तो समझ ही नहीं आया कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा। हम्म, फिर मुझे टीम एमसीक्यू के बारे में पता चला, तब मैंने टीम एमसीक्यू ज्वाइन किया। तब तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि एसएससी जेई मेंस की इतने अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से भी तैयारी की जा सकती है। टीम एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज से मुझे फायदा क्या हुआ, इससे सबसे पहले तो मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया टेस्ट की वजह से, क्योंकि हम्म, हर वीक टेस्ट होते थे, तो उतने मेजर सब्जेक्ट हर वीक कंप्लीट हो जाते थे। तो स्टार्टिंग में सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हुआ, प्लस मुझे अच्छा खासा टाइम मिला ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। हम्म। तो मैंने मैक्सिमम टाइम सर क्वेश्चन रिवीजन पे दिया, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगाए, प्लस नोट्स रिवीजन करता था और प्रैक्टिस करता था बाकी सर टेस्ट सीरीज। ओके, तो आपने कोई भी और दूसरा इंस्टीट्यूट भी रेफर किया था एसएससी मेंस टेस्ट सीरीज के लिए? नो सर, नो सर, ओनली टीम एमसीक्यू। ओके, तो आपने प्रैक्टिस के लिए आपने ईएससी मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट फॉलो किए थे, या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने फॉलो किए थे? सर मेरे पास टाइम एक्चुअली में काफी हो गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद भी काफी टाइम था, तो मैंने लगभग सारे ही सब्जेक्ट ईएससी के मैंने लगाए थे, दो से तीन बार। ओके, तो आपका जो टीम एमसीक्यू में टेस्ट था, मॉक टेस्ट, उसमें आपका स्कोर क्या रहता जी था सर। जनरली? सर जनरली स्टार्टिंग में तो कम था, जब धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए तो 200 प्लस हर बार रहता था लगभग। 200 प्लस तक आपका स्कोर पहुंच गया। ओके, तो अभी यस सर। आपके एसएससी जेई में प्री में आपका स्कोर क्या है? सब प्री में मेरे 136.75 मार्क्स और मेंस में आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। अटेम्प्टेड कितना है? मेंस में मेरा सर 270 अटेम्प्ट था। 270 अटेम्प्ट है, और आपका कैटेगरी? 270 सर, यूआर कैटेगरी। ओके, तो अनरिजर्व से ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी लोग जब मुझे मिले मैंने ये चीज नोटिस की, क्योंकि 137 मार्क्स 140 मार्क्स तक लोगों को ब्यारो ही मिला है, इवन दो कुछ कुछ लोग हैं जिनको ब्यारो ही मिला है। तो 136 मार्क्स पर आप सीपीडब्ल्यू लेकर क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका मेंस में स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, अराउंड 220 यस सर। 230 के आसपास आपका गया होगा, और आपका रैंक भी 300 के आसपास है, तो यू आर गेटिंग अराउंड 235 टू 30 मार्क्स इन मेंस। और 235 मार्क्स आना आउट ऑफ 300 एक बहुत अच्छा स्कोर है, जब आपने 270 का अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब ये होता यस है सर। कि आपकी एक्यूरेसी और क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, यस। तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। निखिल, मेरा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे है कि सपोज इस बार आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? यस सर। सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये चीज मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी सिलेक्शन से पहले भी, कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या करेंगे। मगर फिर भी मैंने ये सोच रखा था, क्योंकि सर डीडीए का पेपर भी था, उसका भी रिजल्ट का वेट कर रहा था, प्लस अभी और भी पेपर थे, तो माइंड को कहीं ना कहीं मैं समझा ले जाता कि ठीक है अभी नहीं हुआ है,
हो जाएगा, इस साल तो हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो सर माइंड को समझाते, प्लान भी यही था कि अब जो अपकमिंग एग्जाम होते हैं उन पर लग जाता मैं, क्योंकि टाइम भी नहीं था कि दुख मनाए इस चीज का कि हाँ नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फोकस रहता सर आगे के लिए भी। यस, तो बाकी लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर हम लोग को डिपार्टमेंट नहीं मिला है। तो आपके सामने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि 6 साल से इन्होंने स्ट्रगल किया है और उसके बाद इनको फाइनल रिजल्ट मिला है। तो जर्नी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, सब एक इंसान अपने लेवल पर मेहनत करता है तब जाकर के ये चीज अचीव हो रही होती है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये पूरी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तो यस आप सर। भी इस तरह से चीजों को देख सकते हैं कि किसी के लिए चैलेंजिंग है, इनके लिए भी चैलेंजिंग था। सो आपको हिम्मत नहीं आनी है एट लास्ट तक, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना रहा होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो निखिल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि पूरी जर्नी में आपने चैलेंजेस के बारे में बताया, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस हुए। लाइक आपके जब मार्क्स कम आते थे, आपका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो चैलेंजेस कौन कौन फेस हुए। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था 2018 में, तो सर वहाँ पे मेरे टेक्निकल में भी मार्क्स कम थे और रीजनिंग में ठीक थे मार्क्स, बट जीएस जीके में बहुत कम मार्क्स थे। तो मुझे पता चल गया कि मुझे टेक्निकल और जीएस जीके में बहुत तैयारी करनी है अभी। फिर जब मैंने सर 2019 में पेपर दिया तब मेरा टेक्निकल अच्छा गया था, और जीएस जीके उसके बाद भी बेकार ही था, तो इस वजह से स्कोर सर काफी कम हो गया था। तो मुझे पता चल गया था कि सर जीएस जीके में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक अच्छे स्कोर लाना है तो जीएस जीके में अच्छा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो फिर आपने सारा इंप्रूवमेंट अपना जीके जीएस की तरफ लगा दिया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो जितने 10 लाख थोड़ा सा अटेम्प्ट ही इस तरह से मैं कर रहा हूँ जो जो शायद इफेक्टिव ना हो। तो सर उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से दी, टाइम दिया, फिर सर इम्प्रूव हो गया प्री के लिए। हम्म हम्म हम्म। तो आपके इस मेन बार चीज था एसएससी, सर टाइम मैनेजमेंट था, और इस वजह से शायद प्रेशर में आके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था। आपके इस बार प्रीलिम्स में जीके जीएस सेक्शन में मार्क्स कितने हैं। सर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स है, तो आई थिंक गुड स्कोर है, क्योंकि बाकी लोगों से मैंने बात की उनके 18-17 स्कोर हो रहा है। सो पेपर भी इस बार टफ था। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्कोर। यस सर। ओके, सो यस सर। लास्ट में मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई एसएससी मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज फॉलो करे और एसएससी जेई के पीवाईक्यूज को रिवाइज करे अच्छे से, तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सर इस बार का पेपर का तो जो सिनेरियो था उस हिसाब से सर एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोर देन इनफ है। ओके। और जैसे सर 2020 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी वजह से, जिनके लिए ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। पर इस बार का जो पेपर था उस हिसाब से एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन इनफ है। तो एट लास्ट में बाकी लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग डिमोटिवेटेड हैं या फिर जो लोग फ्रेशर्स हैं या जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप। सर मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ ना कुछ दिमाग में सोच के अगर आपने तैयारी करना शुरू किया है तो वो चीज हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। फेलियर्स तो आते रहेंगे, फेलियर्स तो आते ही हैं, अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं। उन्हीं से तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो लगे रहिए, फेलियर्स तो सर आते रहते हैं। बस अगर आपने प्रिपरेशन एक बार माइंड में ठान लिया है तो आपको प्रिपरेशन तो करनी है।